नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम सब योग करें और निरोग रहें। और अब खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज का मुख्य समाचार। प्रदेश में चौथे कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन पर विशेष ध्यान। इस मौसम में पशुओं का प्रबंधन ठीक से करें पशुपालक। उन्नत प्रभेद से करें कद्दू की खेती, फसल अच्छी होगी। प्रदेश में चौथे कृषि रोड मैप में गन्ना के उत्पादन पर काफी जोर दिया जा रहा है। राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना एवं विकास के लिए नई प्रोत्साहन नीति को लेकर बीते दिनों गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में गुड़ उद्योग की स्थापना में निवेशकों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया। राज्य में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 62.74 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ और राज्य की चीनी मिलों से गन्ना किसानों को ईख मूल्य का भुगतान भी कर दिया गया। पशुपालक किसान भाइयों, अभी वातावरण बेहद गर्म है। ऐसे में दुधारू सहित सारे पशुओं पर विशेष ध्यान दें। उनके शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए उन्हें थोड़े थोड़े समय पर स्वच्छ, ताज़ा और ठंडा पानी हमेशा पिलाते रहें। गर्म तेज हवाएं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। पशु अगर लू की चपेट में आ जाएं तो वे बीमार पड़ सकते हैं। खासकर दुधारू पशु अगर बीमार हो जाएं तो पशुपालकों की घरेलू अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसलिए इस मौसम में पशुओं के बाड़ों में ऐसी व्यवस्था ज़रूर करें जिससे तेज़ गर्म हवाएं पशुओं को न लग पाएं। उनके रहने की जगह को यथासंभव ठंडा बनाए रखें और सीधे धूप से पशुओं को बचाएं। उनके आहार में गेहूं और जौ की मात्रा बढ़ा दें और हरे चारे के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पशुओं को मल्टीविटामिन भी ज़रूर दें। प्रदेश के बहुत सारे किसान उद्यानिकी फसलों की खेती भी करने लगे हैं। पटना जिले के सफल किसान संजीव कुमार भी आम की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। मेरे पास ये 5 पेड़ है आम का। हर पेड़ में 500 आम के करीब आता है। इसको बेचेंगे तो पर पेड़ 5,000 रुपये आता है। तो 5 पेड़ है मेरे पास, तो 25,000 रुपया हो गया। इसमें खर्चा वर्चा काट के 15-20 हज़ार रुपया आराम से बच जाता है। किसान भाइयों, खेती चाहे पारंपरिक फसलों की हो, फलों की हो या सब्जियों की हो, वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना बेहद ज़रूरी है। लाल भृंग कीट परवल के पौधों को अंकुरण के बाद ही प्रभावित कर सकता है। ये कीट पौधों की पत्तियों को खाकर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है और पैदावार प्रभावित हो जाती है। इस कीट से परवल के बचाव के लिए सुबह के समय पौधों पर राख का छिड़काव अवश्य करें। इसी तरह फल मक्खी कीट पौधों के फलों पर दिखाई देता है। इस कीट का लार्वा फलों के अंदर सुरंग बनाकर घुस जाता है और फल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इंडोसल्फान या मेलाथियन का उचित मात्रा में पौधों पर छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इन उपायों से परवल को पनपने का पूरा मौका मिल जाता है और किसान की आमदनी भी अच्छी हो जाती है। उन्नत प्रभेद से अगर कद्दू की खेती की जाए तो फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। कद्दू में भी अब कृषि वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड प्रजातियां विकसित कर लिया है, जिसका किसान फायदा उठा रहे हैं। पूसा हाइब्रिड 1, पूसा विश्वास, काशी उज्जवल, काशी धवन प्रभेद कद्दू के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। लाल आलू 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1,900 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है।
किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जहां आपने जाना कृषि के विभिन्न आयामों के बारे में। अब यहां पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। किसान भाइयों, विराम के बाद पुनः कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगे हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां पे हम बात करेंगे कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए कृषि उत्पादक संगठन की भूमिका के बारे में। कृषि उत्पादक संगठन एक ऐसी संस्था है जहां बीज, खाद, मार्केट लिंकेज, आर्थिक और तकनीकी सहायता से कृषि को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ विष्णुदेव सी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कई ऐसे हमारे उत्पाद हैं, हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिसको बेचने की समस्या होती है। आप हम उपजा रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है। तो उस परिस्थिति में एक संगठन बनाकर, अगर चूँकि आप जानते हैं कि लकड़ी का एक लकड़ी का तिनका पूरे गांठ में जब बनता है तो मजबूत हो जाता है। संगठन से जब आप काम करेंगे तो आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएंगे। आपका बाज़ार मूल्य, आपको बाज़ार की व्यवस्था सब मिल जाती है। चूँकि जब 10 लोग आते हैं एक साथ तो 10 लोगों का अपना अपना दिमाग अपने अपने हिसाब से, और संगठन जब रजिस्टर्ड संगठन होती है तो उसकी बाज़ार में पूछ भी ज़्यादा होती है। जब आप एकजुट होंगे, संगठित होंगे तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कृषि उत्पाद में कृषि उत्पादक संगठन की क्या भूमिका है, इस विषय पर हम बात करते हैं। हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णुदेव सिंह, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, कृषि उत्पादक संगठन जिसको FPO भी कहते हैं ना, तो कृषि उत्पादक संगठन की कृषि में क्या भूमिका है? क्योंकि अभी तक कई लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि FPO वैसे ही लोग ले सकते हैं जो कोई कृषि उत्पाद बेच रहे हैं, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो ये है उत्पाद है, उस तरह के उत्पादों को। तो लेकिन ये भ्रांतियां हैं। लेकिन कृषि उत्पादक संगठन है क्या, कैसे उसको बनाया जाता है, फिर कैसे उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, क्या है सर इसमें? किसान बंधुओं, जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं, अपने किसान उत्पादक संगठन की बात करते हैं, तो किसान उत्पादक संगठन की आवश्यकता क्यों है, यह बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि हम इसका गठन कैसे करें और इससे क्या क्या लाभ होने जा रहा है, हमको मिलने जा रहा है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलेगी। तो किसान उत्पादक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे बिहार राज्य जैसे राज्य में जहां 72% लघु और सीमांत किसान हैं और जिनकी जोत बहुत छोटी हो गई है और वो कम रकबे में खेती करते हैं और उनको अगर बाज़ार बेचना होता है तो बहुत मुश्किलात होता है, और ये होता है कि व्यापारी जो दाम लगा देता है उसी दाम में उसको बेचने की मजबूरन हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले एक अपने 11 या 12 व्यक्ति का एक समूह बना लें, समूह में 11 और 12 व्यक्ति का समूह वैसा हो जिसका उद्देश्य सिमिलर हो, यानी अगर हम धान की खेती करना चाहते हैं तो धान उत्पादक समूह बना सकते हैं, अगर गेहूं की करना चाहते हैं तो गेहूं उत्पादक समूह बना सकते हैं, या कोई भी फसल इस तरह का, यानी उद्देश्य सिमिलर। कहने का मेरा मतलब ये है कि उस समूह के सारे सदस्यों का एक सोच मिले कि हमको धान बेहतर उत्पादन करना है, बेहतर मार्केटिंग करना है और बेहतर हमें इनकम करना है। इस उद्देश्य जब समान होगा तो सभी लोग मिल करके काम करेंगे, और कई एक समूह को 20 से 25 समूह को अगर हम मिला लें तो और एक बहुत बड़ा संगठन हमारा तैयार हो जाता है, किसान उत्पादक संगठन। तो ये संगठन आज के डेट में बहुत डिमांड है, चूँकि आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी परेशानियां हो रही है। हम उपजा करके भी हम अच्छा दाम नहीं पा रहे हैं, उससे बेहतर दाम जो है मार्केट में जो रिटेलर हैं या
ठेला वाला है वो उससे इनकम प्राप्त कर रहा है, लेकिन हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। दूसरी बात, हम खेती के लिए बहुत सारा अवयव खरीदते हैं, जैसे बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं। इन सारे चीज़ों का खुद का मेरा संगठन जब बन जाएगा तो खुद का मेरा अपना ये चीज़ होगा और हम उस जो हमारा सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उस पर हमारे किसानों को मिलेगा। तो आज के डेट में हमको ये लगता है कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा उसको आमदनी प्राप्त करना है, तो उसको फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी या किसान उत्पादक संघ का गठन जरूर करना चाहिए। इससे केवल मार्केटिंग में ही नहीं, कई एक चीज़ को अगर हम देखें, अगर हमारा कोई किसान बेहतर प्रभेद जो निकला है हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा उसको लगाना चाहता है, एक किसान को बीज की जो ज़रूरत है वह 1 एकड़ का, 1 एकड़ का बीज का मतलब है 2 से 3 किलो धान की ज़रूरत होगी। अब 2 से 3 किलो धान खरीदने के लिए वह अगर 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो जाने आने में जितना पैसा लग जाएगा उससे कम उसको बीज में ही लगेगा। तो ये आप देखिए, यानी कि कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही हम उत्पादक संगठन बनाते हैं, अगर हमारा 100 आदमी करना चाहता है, 100 एकड़ में मेरा धान होगा, तो 100 एकड़ के हिसाब से अगर देखें तो 200 किलो बीज की ज़रूरत होगी। और जब 200 किलो बीज की ज़रूरत होगी तो एक आदमी, 100 आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ एक आदमी सिर्फ जा करके बीज की बात करके वो ला सकता है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम होगा। यानी लागत जो बीज लाने में, जहाँ हम 100 आदमी अभी दौड़ रहे हैं, एक ही 2 किलो बीज के लिए 2-2 किलो बीज खरीदना है और उसके लिए 100 आदमी अलग अलग जाता है, तो उसको जाने आने का कॉस्ट अगर जोड़ें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हैं। कि जैसे आए दिन खबरों की सुर्खियां बनी रहती है कि फलाने जगह टमाटर अंधाधुंध फेंके गए हैं, फलाने जगह प्याज टन के टन फेंके गए हैं। तो उस स्थिति में भी अगर संगठन होता है, एफपीओ अगर हमारा, तो उस स्थिति में इसको, चूंकि समय हमें कम होती है और सवाल काफ़ी होते हैं, तो उस कंडीशन में उस जो एफपीओ है वो कितना लाभप्रद होता है। देखिए, अभी हम एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात कर रहे थे, जो लागत है हमारा, हम पहले लागत में कमी लाएं। अब हमारी दूसरा पहलू जो महत्वपूर्ण है वो है हम विपणन कैसे करें अपने प्रोड्यूसों का, अपने उत्पाद का विपणन कैसे करें। क्योंकि आए दिन जो आपने कहा कि कई जगहों पर होता क्या है कि 10 किलो टमाटर लेकर के लोग गया और उसको नहीं खरीदा। तो हम जब एफपीओ बनाएंगे तो हमारा जो भी उत्पाद है, क्विंटल में ही हो, 100 क्विंटल क्यों ना हो, हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हम देखते रहते हैं कि कहाँ रिक्वायरमेंट है इसका और वो क्या रेट दे रहा है। सारा चीज़ हमारे ऑनलाइन पर उपलब्ध है। तो ये संगठन के जो हमारे अधिकारी होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, उन सारी की ये बनी हुई रहती है ड्यूटी कि हम उसको देखें। जो हमारे फार्मर्स, जो हमारे क्लब के मेंबर उत्पाद ला रहे हैं अपने खेतों से उपजा करके, उसको हमको अगर बेचना है तो एक अनुमानित पहले कर लेते हैं कि हमारे पास कितना उपज होगा और उसके बाद हम उस मार्केट को देखते हैं। कई एक व्यापारियों से बात करते हैं, जब कई एक व्यापारियों से आप बात करते हैं तो आपको कहीं हो सकता है कि उस उत्पाद का मूल्य 100 रुपया क्विंटल लगा रहा है, कहीं हो सकता है वह 150 रुपया लगा रहा है, कहीं हो सकता है वह 125 लगा रहा है। तो हमको अब ये देखना होता है कि हम 150 रुपया वाले से बात करें कि हमारा उत्पाद अगर आप 150 रुपया लेते हैं तो आप कब ले रहे हैं और हमें किस रूप में कैसे दे रहे हैं। और दूसरा बात, संगठन में जब हम बना लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलता है कि उनको स्वयं की चिंता नहीं रहती है, पूरे संगठन की जिम्मेवारी हो जाती है। क्योंकि वहाँ एक किसानों का उत्पाद नहीं जा रहा है, वहाँ पूरे 100 किसानों का या 200 किसानों का उत्पाद जा रहा है। कई उत्पाद बेच रहे हैं, जैसे कोई जैम बेच रहा है, कोई जेली बेच रहा है, कोई सॉस बेच रहा है, कोई स्क्वाश बेच रहा है, कई उत्पाद ऐसे हैं। तो उन उत्पादों को भी अपने संगठन के माध्यम से, चूँकि जब छोटे हम किसान होते हैं, एक किसान जब होते हैं तो हमारे पास 10 किलो टमाटर होता है या 10 किलो अमरूद होता है, लेकिन जब हम संगठन हो जाते हैं तो हमारे यहाँ क्विंटल में होता है, टन में होता है। तो कंपनी भी उसको परचेज आसानी से कर लेती है, तो उसको भी मास में मिल जाता है। तो ये सब समस्या फ़ायदे मिलते हैं किसान उत्पादक संगठन की।
ऐसा बिल्कुल इसको बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि चूंकि 100 किसान हैं, मान लिया जाए 100 एकड़ में खेती हुई है, 100 एकड़ में खेती हुई है तो एक किसान का कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा? 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल या 5 क्विंटल मैक्सिमम। और हो सकता है किसी को 100 क्विंटल से 50 केजी ही है, तो लेकिन जब हम बिक्री करेंगे तो सारे 100 किसानों का हम प्रोड्यूस ले रहे हैं। किसी का 50 किलो है, किसी का 10 किलो है, किसी का 1 क्विंटल है, किसी का टन है। वो सारे मिला करके हम एक जगह एक अनुमानित कर लेते हैं कि मेरे पास 200 टन टमाटर है, और तब हम उस डिफरेंट कंपनी से हम बात करते हैं कि हमारे पास 200 टन है, हमें क्या प्राइस आप देंगे। और हम ऑनलाइन चेक भी करते हैं कि हमारा बांग्लादेश में क्या है, भूटान में क्या, अन्य विदेशों में भी हम भेजने की बात करते हैं। सरकार से हमें इतनी सुविधा मिल रही है कि हम अपना प्रोड्यूस कहीं भी भेज सकते हैं और उसके लिए सारा चीज़ सुविधा उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा संगठन का रोल है और संगठन के माध्यम से हम बहुत बड़ा क्रांति कृषि में ला सकते हैं। अभी काफ़ी सवाल है, चूँकि टॉपिक ऐसा है कि इस पर हम काफ़ी सवाल पूछ सकते हैं और है भी किसानों की समस्याएं, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रही है। इसलिए हम किसान भाइयों से जो सवाल हैं वो बाकी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, किसान उत्पादक संगठन हमारे लिए कितना आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी खेती करें जो हमारे लिए लाभदायक हो। इसलिए आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के दौर से खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती के बारे में, जिस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ राजीव कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बदलते जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमारे किसान भाई हर समय चिंतित रहते हैं कि अपने खेत में कौन सी फसल को बोई जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी दे सके। और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे विषयों से रूबरू करवाएं ताकि आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए, आज का हमारा विषय है कि बदलते जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हम सोयाबीन की खेती कैसे करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव कुमार, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार किसान भाई। सर, अभी तो हमारे क्षेत्र में, बिहार में खास करके, ये प्रचलन में नहीं आया है सोयाबीन की खेती। ये एक नया विषय है। हालांकि सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश या और उधर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में की जाती है, लेकिन धान गेहूं के अपेक्षा, और जलवायु परिवर्तन का तो दौर है ही, इसमें हम सोयाबीन की खेती किस तरह से शुरू करें? किसान भाई, जैसा कि अभी बता रहे थे यह कि सोयाबीन की खेती, आप जानते हैं कि जो वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि समय पर में बारिश न होना, कम बारिश होना, तो ऐसे में हमारे जो धान की जो खेती थी वह काफ़ी प्रभावित हो रही है। यानी कि अगर आपको बारिश कम हुई तो देखेंगे कि आपके धान के खेत में काफ़ी मात्रा में घास उग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो सोयाबीन का फसल है खरीफ के मौसम में, यानी कि जब हम धान के लिए बिचड़ा डालते हैं, वैसे समय में हम सोयाबीन की बुआई करेंगे। सोयाबीन की बुआई करने से आपको क्या होगा कि आपका जो यह खेत है, जहां हम धान की खेती में अगर बोरिंग या पंप सेट चला करके 3 से 4 हज़ार लीटर प्रति किलो धान में वो उसका पानी का खपत होता था, तो वहाँ पर में कम पानी में हम यह मैंने सोयाबीन की खेती कर सकते हैं। और यह जो सोयाबीन की फसल है, यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 36% और इसमें तेल की मात्रा लगभग 18% है, जो बहुत ही उपयोगी है। यानी कि अगर हम तेल भी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका सोया का बाज़ार में देखते होंगे सोया बड़ी वगैरह मिलता है, जो काफ़ी माने प्रोटीन युक्त होता है। तो यानी कि कहते हैं ना, आम के आम और गुठली के दाम, तो यह फसल इस प्रकार की है। सोयाबीन की खेती की जो प्राथमिक तौर पे जो आधारभूत संरचना है कि हमारे जो किसान भाई हैं, अभी तो ये बिहार में बहुत ही कम प्रचलन है सर इसका, तो जो हमारे किसान भाई प्राथमिक तौर पे इस खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी जो तत्व हैं उन्हें अपनाने से इसकी फसल ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी देखिए, जैसा कि ये सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से देखिए, अगर हम अपने खेतों को देखें
तो हम 3 प्रकार के खेतों को वर्गीकरण कर सकते हैं। एक माने ऊपरी भूमि, दूसरी मध्यम भूमि और तीसरी जो है वह निचली भूमि। तो निचली भूमि और मध्यम भूमि हम धान के लिए रखते हैं, और जो ऊपरी भूमि है यानी कि अगर बारिश कम भी होती है तो भी आप वहाँ पर में बहुत ही आसानी से सोयाबीन की फसल की जा सकती है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि सोयाबीन के लिए हमें ऊपरी भूमि का चुनाव करना है, यानी कि अगर फसल वहाँ पर में बारिश अगर ज़्यादा भी हो गई तो पानी वहाँ से निकल जाएगा। यानी कि हमको ऐसी भूमि का चुनाव करना है सोयाबीन के लिए जहाँ पानी लगे ना, खेत में लगे ना, अगर लग जाएगी तो फसल सूख जाएगी हमारी। तो हमें चुनाव करना है ऊपरी भूमि का। उसके बाद अगर हम बीज की बात करें तो प्रति एकड़ 20 किलोग्राम हम बीज दर रखते हैं इसमें। और कुछ जो प्रभेद हैं, जो अधिक उन्नतशील प्रभेद हैं, अनामिका है, अवंतिका है, GS 335 है, ऐसे बहुत सारे प्रभेद जो उच्च उत्पादन क्षमता वाले हैं, हम उनमें से किसी को एक को चुनते हैं। सोयाबीन लगाने के पहले बीज उपचार कर लेना अति आवश्यक है। तो बीजोपचार करने के बाद इसको खेत में लगाने के बाद सर सिंचाई कितने दिन पर करना चाहिए, या जो कीट नहीं लगे उसके लिए क्या उर्वरक देना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कितना ज़रूरी है, इन सभी विषयों पर सर हम आपकी जानकारी अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने अभी किया कि जैसे जब हम फसल को लगा लेते हैं अपने खेतों में, तो देखिए चूँकि यह वर्षा माने किस ऋतु में लगा रहे हैं, वर्षा ऋतु में, तो आपको शायद ही उसमें आपको ऊपर से सिंचाई देनी पड़े। चूँकि वर्षा आधारित चूँकि माने सीजन में ही लगा रहे हैं तो वहाँ बारिश हो ही जाएगी, और यह कम चूँकि पानी इसको चाहिए तो अलग से सिंचाई हमको देनी नहीं है। इसीलिए इस फसल को हम क्लाइमेट स्मार्ट जो कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट स्मार्ट फसल इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि वर्षा के मौसम में लगाएंगे जिसमें पानी हमें लगेगी नहीं, और हमें प्रोटीन और तेल की भी ज़रूरत को यह पूरा कर देगा। अब देखिए उसमें जो उर्वरक हमें देना है, इसमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट, 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ और 20 किलोग्राम सल्फर, ये हमें खेत में जब हम खेत को बना रहे हैं यानी कि अंतिम जुताई के वक्त में हमें खेत में ये सब चीज़ को दे देना है। सबसे सर जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कि सोयाबीन की खेती के लिए जो हमारे किसान भाई तैयारी कर रहे हैं उन्हें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? नहीं, इस फसल में कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। केवल हमें देखिए भूमि का जो चुनाव करना है, पहला सावधानी कि आपको वह निचली भूमि में नहीं लगाना है, इसको हमें ऊपरी भूमि में लगाना है। उसके बाद में जो खरपतवार का जो नियंत्रण का जो बात मैं अभी जिस केमिकल की बता रहा था, उसके प्रयोग से आपका जब खरपतवार समाप्त हो जाएगा तो और कोई विशेष इसमें परेशानी है ही नहीं। इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका के बारे में, और जलवायु के परिवर्तन के दौर में खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती के बारे में। तो ऐसे ही नई जानकारियाँ और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।